एवरीवन, मैं हूं योगेश शर्मा और आप देख रहे हैं फिजिक्स 365 यूट्यूब चैनल, जिस पर हम प्रयास करते हैं कि आपके लिए वीडियो सारे यूज़फुल हो। किसके लिए? क्लास 12 के लिए, नीट के लिए, आईआईटी के लिए और किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो फिजिक्स से रिलेटेड और अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो कंटेंट रेगुलर यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। बने रहिए हमारे साथ। और आज का जो टॉपिक है हमारे पास क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हम लेते हैं चार्ज के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट। फिजिक्स की एक ब्रांच है जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो एक बड़ी ब्रांच है और वो दो सब ब्रांचेज में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो चीज़ें पढ़ी जाती है जिसमें चार्ज जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है, जीरो वेलोसिटी रहती है उसकी, यानी कि रेस्ट में रहता है, यानी कि स्टेबल रहता है। अगर चार्ज रेस्ट में रहता है उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? जीरो होती है। तो ऐसी कंडीशन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और नेक्स्ट चैप्टर जब ये कैपेसिटर वगैरह हो जाएंगे कंप्लीट, उस समय इलेक्ट्रोडायनेमिक्स रहेगा। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की सेकंड ब्रांच है और जिसमें चार्ज जो है वो मूवमेंट में रहता है, मतलब स्टेबल नहीं रहता है। जब गतिशील होता है, मूवमेंट में रहता है, लगातार आगे बढ़ता है, मोशन में रहता है, ऐसे समय में इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म, ईएमआई और एसी, ये चैप्टर हमारे कोर्स में जो हम पढ़ने वाले हैं। तो इस टॉपिक में हमें समझ में आया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक फिजिक्स की ब्रांच है जो बड़ी ब्रांच है। इसको दो पार्ट में हम स्टडी करते हैं, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और सेकंड है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। स्टैटिक्स मतलब वेलोसिटी जीरो रहेगी, चार्ज रेस्ट में रहेगा, स्टैटिक रहेगा, और डायनेमिक मतलब गतिशील रहेगा और वेलोसिटी कुछ न कुछ रहेगी, चार्ज मोशन में रहेगा। ऐसी कंडीशन में हम ये चीजें पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है डेफिनेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टैटिक चार्ज के बारे में हम पढ़ते हैं और उसके इफेक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज और उसके इफेक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है। फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ा जाता है। ये देखा जाए कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज है। अगर हमें ये देखा जाए कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज है, तो हम देखते हैं चार्ज किसी भी मटेरियल की, फंडामेंटल पार्टिकल की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसकी खुद की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसके कारण वह एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स। अगर वो कहीं है स्टैटिक पोजीशन में तो वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और काइनेटिक पोजीशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। और एक विशेष कंडीशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस करता है। इंट्रिंसिक का मतलब हुआ कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी, जिसके बारे में बेसिक प्रॉपर्टी एक जो अलग अलग मटेरियल की होती है। फिनोमेना देखें कि हमारे आस पड़ोस में जो घटनाएं होती है उसके बारे में देखें कि हम एक प्लास्टिक का फॉर्म लेते हैं और उसको ड्राई एयर में रब करते हैं। ये हेयर ड्राई हेयर में रब करने से ड्यू टू फ्रिक्शन कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है और जिसके कारण ये फॉर्म जो है वो चार्ज हो जाता है। जब हम इसको कागज के छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो कागज के छोटे टुकड़े इससे फॉर्म से अट्रैक्ट होते हैं। ये एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज का है। सेकंड एग्जांपल, जब थंडरस्टॉर्म होता है, बारिश आती है, बिजली चमकती है, बादलों से जब बिजली चमकती है तो ये भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज का एग्जांपल है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि चार्ज जो है वो ऑलवेज लिंक्ड विद मास रहता है, यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट है और वो चार्ज हुआ है, यानी कि चार्ज पॉसिबल नहीं, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो उसने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है और अगर नेगेटिव होगा तो उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन का जितना मास है उतना मास इस ऑब्जेक्ट से कम हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन इस पे आता है, ऐसी कंडीशन में जितना मास इलेक्ट्रॉन का होता है उतना मास इसका इंक्रीज करेगा। तो हमें ये समझ में आया कि जब ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है उसके बाद इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो पॉजिटिव चार्ज होता है और उसका मास कम होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्ट गेन करता है तो नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट हो जाएगा और उसका मास इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.1 एफएक्स होता है, 9.1 × 10⁻³ kg। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास एक ग्लास रॉड है और एक सिल्क क्लॉथ है। ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के ऊपर रब किया
ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शन सम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं कहाँ पर, सिल्क के कपड़े के ऊपर। तो सपोज इस एग्जांपल में हम ले रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं, तो इसके ऊपर 3 पॉजिटिव आ जाएगा और इसके ऊपर 3 नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो लूज करने से पॉजिटिव होगा। अगर लूज किए हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास ये जो है वो भी कम हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गया तो अपना मास भी लेके गया है, ठीक है, मास लेके गया तो मास इस ग्लास रॉड का क्या रहेगा, डिक्रीज होगा। और ये जो सिल्क क्लॉथ है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आए हैं, सिल्क के कपड़े ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इलेक्ट्रॉन का मास भी आया है, और इलेक्ट्रॉन का मास आने की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है सिल्क क्लॉथ उसका मास इंक्रीज हुआ है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर पूछा जाए कि सोडियम न्यूट्रल है और सोडियम प्लस है तो किसका मास ज्यादा होगा, तो हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन जब लूज होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है, छोड़ा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो रिमूव हो जाता है। तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट और प्लस ऑब्जेक्ट में हम देखेंगे कि किसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो इसमें 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने पर एक प्लस आता है। ऐसी कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो इसका मास कम है और सोडियम 0 न्यूट्रल का मास ज्यादा है। नेक्स्ट हम फिर देखते हैं एक और एग्जांपल, क्लोरीन। क्लोरीन इसका ये न्यूट्रल है और इसके ऊपर माइनस चार्ज है, तो इस न्यूट्रल पार्टिकल ने, इसने एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इलेक्ट्रॉन गेन करने से नेगेटिव चार्ज आया है, तो इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से उसका मास भी इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे Cl माइनस का जो मास रहेगा वो इससे ज्यादा है, ये ग्रेटर देन का साइन है और ये लेस देन का साइन है। यह हमें पता चला कि इसका सोडियम नॉट 0 चार्ज 0 का मास ज्यादा रहेगा और इसमें इसका मास क्लोरीन माइनस का मास ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि चार्ज और मास के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या इनके बारे में जो फैक्ट्स है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। चार्ज जो होते हैं वो पॉजिटिव टाइप और नेगेटिव टाइप। अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने पर पॉजिटिव बनता है और इलेक्ट्रॉन गेन करने पर नेगेटिव बनता है। तो चार्ज जो होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव 2 टाइप के होते हैं, और जबकि मास जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। बहुत छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है लेकिन फिर भी उसका मास कैसा है, पॉजिटिव है। अगर मास पॉजिटिव है इसका मतलब चार्ज जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, और मास जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, यानी कि एक ही टाइप का होता है, वो डिफरेंट टाइप का नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कि चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड। अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज किया जाए, इलेक्ट्रॉन की स्पीड वैसे काफी तेज होती है, इलेक्ट्रॉन की किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को अगर कम ज्यादा किया जाए तो उसका जो मास है वो तो बढ़ेगा, मास डिपेंड्स ऑन स्पीड, बट जो चार्ज है वो रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। चार्ज जो है वो रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, चार्ज इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा। अब मास अगर डिपेंड करता है तो किस तरह से करता है, उसके लिए फॉर्मूला है। यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है m0 m0, तो ये जो है ये क्या चीज है, ये रेस्ट पोजीशन में मास है, रेस्ट मास इसको कहते हैं। और m क्या चीज है, ये काइनेटिक पोजीशन में मास है, जब मूवमेंट में है, जब पार्टिकल मोशन में है, गति में है, आगे बढ़ रहा है, वेलोसिटी 0 नहीं है, ऐसी कंडीशन में इसका मास है। तो अभी हमने देखा कि ये रेस्ट मास है और ये मास मोशन में है, और ये है रूट वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की, और ये c है स्पीड लाइट की। जो लाइट की स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और किसी ऑब्जेक्ट की इतनी स्पीड नहीं हो सकती अर्थ के ऊपर, नॉर्मल ऑब्जेक्ट की, और इसके आसपास भी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि अगर स्पीड बहुत कम है, अगर इनकी स्पीड बहुत ही कम है, तो ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं कि इसका ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता मास के ऊपर। तो यहाँ देखें, अगर हम एक कार का एग्जांपल लें और उसकी स्पीड 60 km/h है, तो इसको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 आवर यानी कि 60 मिनट, और 60 मिनट में हर एक मिनट में 60 सेकेंड, तो ये हमारे पास 60 × 60 यानी कि 3600। अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो हमारे पास 50/3 आता है, जिसकी वैल्यू लगभग 17 के आसपास रहती है। तो हमें ये समझ में आया कि जो कार की स्पीड है जो 60 की स्पीड से चल रही है सपोज, तो उसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में वो जो रहेगी वो 17 रहेगी।
और ये जो 17 स्पीड है वो कंपैरेटिवली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो होती है, यानी कि 3 लाख मीटर पर सेकेंड जो लाइट की स्पीड है उससे बहुत ही कम है। अगर इससे बहुत ही कम है तो अगर हम यहाँ देखें वापस कि अगर ये वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम है और ये वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम है तो ये रेशियो जो है वो अप्रॉक्स 0 रह जाएगा। 1 - 0 = अबाउट 0 ही रहेगा, 1 रहेगा। और मास m0 = 1, m0/1 m0 ही रहेगा। तो रेस्ट मास और ये जो मास है वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्पीड में 100-200 किलोमीटर पर आवर, इसमें 200-500 1000 किलोमीटर पर आवर में मास में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आते तो हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन अगर इसका मास लाइट की स्पीड के अप्रॉक्स बराबर हो, उसके आसपास हो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं c/2 हो जाए तो v² = हो जाएगा c²/4, इसका स्क्वायर किया और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। और v²/c² रहेगा, वैल्यू पुट करो v² की c²/4/c², c² से c² हो जाएगा कैंसिल। ऐसी कंडीशन में 1/4 रहेगा। जब ये 1/4 यहाँ पे पुट किया जाएगा तो 4 एलसीएम आएगा और 4 - 1 = 3/4 रहेगा। 3/4 जो है वो एक से छोटी राशि है। ठीक है, ये क्वांटिटी 1 से लेस है। 1 से लेस होने के कारण यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये इंक्रीज करेगी। मास की जो वैल्यू है जो मोशन में है वो इंक्रीज करेगी। जब इंक्रीज करेगी तो हम कहेंगे कि जब स्पीड बढ़ी। एक और एग्जांपल लेते हैं कि सपोज यहाँ पे वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के इक्वल हो जाए, तब क्या? लाइट की वेलोसिटी के इक्वल हो जाए तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और इनका रेशियो 1 बन जाएगा। तो 1 - 1 0 हो जाएगा और इस कंडीशन में समथिंग अपॉन 0, कोई समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी रहेगा। तो m की वैल्यू जो आ जाएगी, जो मास है मोशन में, उसकी वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर हो जाती है तो उसका मास इन्फिनिटी हो जाता है। नेक्स्ट और देखते हैं हम क्या है ये चेंज इज चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, जबकि मास जो होता है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं होता है। वो मास जो होता है वो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मटेरियल कितना है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मटेरियल कम है तो मास कम है। हम बात करते हैं एक लोहे के टुकड़े की जो एक छोटा है और एक बड़ा है। इसमें लोहे के टुकड़े में जो लोहा है, आयरन है, वो काफी कम है, जबकि इसमें लोहे के टुकड़े में आयरन है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, बड़ा है, आयरन इसमें ज्यादा होगा। ऐसी कंडीशन में इसका मास कम रहेगा लेकिन इसका मास ज्यादा रहेगा। मटेरियल में कितना मटेरियल है किसी ऑब्जेक्ट में, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कौन? मास। और जबकि चार्ज क्या है, किसी भी पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी है, हम कह सकते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, इसमें कोई डिफरेंट टाइप नहीं होती है, हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। मास जो है वो एक ही टाइप का होता है और हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि चार्ज जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताया हमने। इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से ये पॉजिटिव रहता है और इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव होता है तो ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन अगर गेन होता है तो ऑब्जेक्ट नेगेटिव होता है। और जब पॉजिटिव होता है ऑब्जेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो मास कम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन अगर गेन होंगे तो मास बढ़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो चार्ज होता है उसकी यूनिट कूलम्ब रहती है, उसको हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि मास होता है उसकी यूनिट kg रहती है, उसको हम किलोग्राम कहते हैं, kg से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड है, चार्ज जो है वो इंटरेक्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ये अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा। लाइक चार्जेज जो होंगे वो रिपेल करेंगे, लाइक का मतलब सेम चार्ज जो होंगे वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और अदर चार्ज जो होंगे अनलाइक चार्ज, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को पास आएंगे, अट्रैक्ट करेंगे। फिर देखते हैं हम मास के अंदर ये क्या चीज है। मास जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से इंटरेक्ट होता है।
मास जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से इंटरेक्ट होता है, मतलब दो मास है छोटे बड़े कैसे भी हैं, उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा। सेकंड, इसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होते हैं, जबकि इसमें ये ऑलवेज अट्रैक्ट ही करते हैं एक दूसरे को, कभी इसमें रिपल्सन नहीं होता, इसमें मास में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे। चार्ज इज कंजर्व्ड, द टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा। हम इस पूरे को एक आइसोलेटेड सिस्टम मान लेते हैं समझने के लिए। ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट बी है, अभी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, इसके ऊपर भी कोई नहीं निकला, तो टोटल चार्ज कितना रह गया, 0। अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ए से निकलकर बी के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ए ने इलेक्ट्रॉन खोए हैं, रिमूव किए हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और बी ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मास के बारे में बताओ, मास क्या होगा, ए का मास इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है तो डिक्रीज होगा, कम होगा, और बी का मास, इलेक्ट्रॉन आए हैं तो मास इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे +2 चार्ज रह गया, यहाँ पे -2 रह गया। अगर दोनों को अलजेब्रिक सम करें, जोड़ दें, तो +2 और -2 मिलके 0 हो जाएगा। अभी भी इनके ऊपर चार्ज क्या है, 0। आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है किसी इंसिडेंट से पहले और उसके बाद में, टोटल चार्ज कितना रहता है, सेम रहता है। अगर पहले ऑलरेडी कुछ चार्ज इसके ऊपर होगा तो उतना ही रहेगा, अभी हमने इसमें 0 माना है। मास जो है वो भी कंजर्व्ड है, लेकिन मास को कन्वर्ट किया जा सकता है एनर्जी के अंदर, एंड वाइस वर्सा, यानी कि उल्टा भी संभव है। चार्ज को कन्वर्ट किया जा सकता है किसमें, एनर्जी में, और एनर्जी को, वाइस वर्सा का मतलब एनर्जी को वापस मास में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, अकॉर्डिंग टू E=mc² आइंस्टीन इक्वेशंस। तो आइंस्टीन इक्वेशंस क्या कहती है कि एक रिलेशन को शो करती है मास और एनर्जी। न्यूक्लियस चैप्टर है, उसमें हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि चार्ज जो है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड है, और मास जो है वो क्वांटाइज्ड नहीं है। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि अगर बहुत छोटे छोटे पार्ट किए जा सकते हैं और सेम, और उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो वो क्वांटाइज्ड है। जैसे मान लो हमारे पास रुपए होता है, तो रुपए की सबसे छोटी इकाई क्या है, 1 पैसा, और ऑब्जेक्ट बॉडी है, बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या है, वो सेल है। तो जो सेल है वो बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की एक यूनिट, सबसे छोटी यूनिट है। वैसे ही चार्ज भी क्या चीज है, एक क्वांटाइज्ड है। इसकी सबसे छोटी यूनिट रहती है कि इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज रहता है उतनी रहती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, और नेगेटिव। अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो इतना चार्ज वहां पे प्लस बचेगा, और जहां इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां पे नेगेटिव जाएगा। इसी ऑब्जेक्ट से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जा सकता है, उसके बाद 2 किए जा सकते हैं, उसके बाद 3 किए जा सकते हैं, लेकिन 3.2 इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं किए जा सकते। इसलिए जो टोटल चार्ज है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीजर मल्टीपल ही होगा। अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन अगर लूज हो रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। मास में ऐसा कुछ भी नहीं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।